हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में अपन हेमोफिलस के बारे में देखेंगे। हेमोफिलस जीनस हेमोफिलस में सेवरल स्पीसीज़ है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हेमोफिलस एजेप्टिकस है, हेमोफिलस डुक्रेई, हेमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस एफ्रोफिलस, ये सब स्पीसीज़ हैं। और हेमोफिलस स्पीसीज़ जनरली दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ द nasopharynx and oropharynx. They live as commensals in the nasopharynx and oropharynx of human beings, and human beings are the only habitat of these bacteria. एंड उसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया मतलब मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस वो सब करता है। प्रीडोमिनेंट पैथोजन इस ग्रुप में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। अब हेमोफिलस का मतलब क्या? तो हेम मीन्स ब्लड एंड फिलस मीन्स लविंग, तो दिस इज़ ब्लड लविंग बैक्टीरिया, इसलिए उसका नाम पड़ा हेमोफिलस। तो उसको जब ग्रो करते हैं कल्चर प्लेट में, तब आपको उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में से मिलते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उन न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं एक्स फैक्टर और वी फैक्टर, और ये दोनों ब्लड में से मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड लविंग बैक्टीरिया। ठीक है। जनरली हेमोफिलस स्पीसीज दे लिव इन द mucous membranes of human beings as commensals. Those living as commensals are generally non-capsulated strains, and the pathogenic strains they are generally capsulated. अभी इन जनरल हेमोफिलस की मॉर्फोलॉजी कैसी है कि दे हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, so that is known as pleomorphism. When there is variation in size and shape of a bacteria, it is called pleomorphism. तो छोटे बड़े बेसिलाई, टेढ़े मेढ़े, मोटे पतले सभी टाइप के बेसिलाई, कोकोबैसिलरी फॉर्म्स दिखेंगे, फिलामेंटस फॉर्म्स दिखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में काफ़ी वेरिएशन है, प्लियोमॉर्फिज्म्स है। और हेमोफिलस आर नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग, सम स्ट्रेन्स आर कैप्सुलेटेड। फिर कल्चर कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स में देखो, दे आर एरोब्स and 10% CO2 is favorable for their growth, means they are capnophilic. अब ये दो फैक्टर्स हैं, एक्स फैक्टर और वी फैक्टर। वो क्या हैं? तो एक्स फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट कुछ पोरफायरिन्स होते हैं, दे प्ले द रोल ऑफ एक्स फैक्टर। एंड आरबीसीज के अंदर कुछ एंजाइम्स होती है, NAD और NADP, they are known as V factor. This X factor and V factor, these are two nutrients which are required for the growth of Haemophilus species. Now all the Haemophilus species will not require both of these nutrients. Some will require only X, some will require only V, or some will require both of them. Okay? Haemophilus species are fastidious. उनको ग्रो करने के लिए आपको कोई एनरिच मीडिया में डालना पड़ेगा, पर प्लेन ब्लड अगर में ग्रो करेंगे तो उसमें वो अच्छी ग्रोथ आती नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट वी फैक्टर है ना, वो आरबीसी के अंदर होता है। तो आरबीसी के अंदर वाला न्यूट्रिएंट तो ब्लड अगर में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें आरबीसी इंटैक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सब डाले जाते हैं टू मेक इट न्यूट्रिशियस। और हेमोफिलस दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे आर कैप्नोफिलिक, and chocolate agar, blood agar are used for growth of Haemophilus species, and some modifications of blood agar are available like Fields agar and Leventhal agar. They are also used for growing Haemophilus species. Then we discussed about X and V factor abhi. So X factor are porphyrins present in the blood, and V factor are some coenzymes NAD or NADP present in RBCs. तो जब हेमोफिलस को ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं तो उसकी ग्रोथ वैसे कम होती है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर वी फैक्टर है, तो वो हेमोफिलस को नहीं मिल सकता। ब्लड अगार में आरबीसीज इंटैक्ट होते हैं इसलिए। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वी फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं कि अगर हेमोफिलस को स्ट्रीक किया कल्चर प्लेट पे और उसके परपेंडिकुलर स्टेफिलोकोकस ऑरियस को स्ट्रीक करो, तो स्टेफ ऑरियस के पास जो भी कॉलोनीज़ होंगी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, वो सब कॉलोनीज़ बड़ी होंगी, क्योंकि उसमें स्टेफ ऑरियस से उनको वी फैक्टर मिलेगा एज ए न्यूट्रिएंट। और जो कॉलोनीज स्टेफ ऑरियस से दूर होंगी वो छोटी होंगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिला।
तो इसमें प्रेजेंटेशन ऐसा दिखता है, सैटेलाइटिज्म बोलते हैं उसको। तो कॉलोनीज नियर द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रीक आर लार्जर इन साइज बिकॉज दे गेट फैक्टर V produced by Staphylococcus aureus, and those away from it are smaller in size. So this phenomenon is known as satellitism. So remember that hemophilus में X फैक्टर और V फैक्टर ये दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में हेमोफिलस कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, दे आर ससेप्टेबल टू कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स, दे आर डेलिकेट बेसिलाई। ये डेलिकेट बैक्टीरिया होते हैं, ये रफ एंड टफ कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको एनवायरनमेंट कुछ सूटेबल मिलेगा तो ही वो ग्रो करेंगे, और लायोफिलाइजेशन करके इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में 3 सरफेस एंटीजन है, कैप्सूल का एंटीजन है, फिर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और लिपो ओलिगोसैकेराइड्स हैं। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बेसिस पे 6 कैप्सूलर टाइप्स डिफाइन करे गए हैं, ABCDE और F, A to F, ठीक है, 6 कैप्सूलर वेराइटीज़। और उसमें जो कैप्सूलर वेराइटी B है, टाइप B, सीरोटाइप B, उसमें पॉलीराइबोजाइल रिबिटोल फॉस्फेट एंटीजन होता है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं PRP एंटीजन। और एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस PRP एंटीजन्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। फिर जो ये कैप्सूलर वेराइटीज़ में नहीं आते, यानी कि जो टाइप नहीं किए गए, उनको नॉन टाइपेबल बोलते हैं, नॉन टाइपेबल स्ट्रेन्स, और उनमें कैप्सूल नहीं होता, ठीक है। अब जो वैक्सीनेशन का इरा आया, जब वैक्सीन का प्रैक्टिस चालू हुआ और नई नई वैक्सीन बनने लगी, उसके पहले ये कैप्सूलर सीरोटाइप B वाज द मोस्ट कॉमन वेराइटी कॉजिंग इन्फेक्शन। लेकिन वैक्सीन इरा के बाद में, क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B की वैक्सीन आ गई, तो उससे काफ़ी रिड्यूस हो गया उसका इंसिडेंस, और आज की तारीख में कैप्सूलर B का इंसिडेंस काफ़ी कम है, लेकिन कैप्सूलर वेराइटी C और F और नॉन टाइपेबल वेराइटीज़, इन सब का इंसिडेंस नोट किया जाता है। बाकी कैप्सूलर वेराइटी B, यानी कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B का इंसिडेंस वाज मोस्ट बिफोर द वैक्सीनेशन एरा, नाउ इट इज़ वेरी लेस। विच आर द विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक से आता है। हेमोफिलस के बहुत सारे मेंबर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहते भी हैं एज ए कमेंजल, ठीक है, पर जो एज ए पैथोजन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है, वो पर्सन विल एक्वायर फ्रॉम अ पेशेंट बाय द रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है, फ्रॉम द नेजल डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। तो नोज़ में आने के बाद उसको अटैच होना है, अटैच होके उसको प्रोलिफरेट करना है और उसको इन्वेड करना है आसपास के टिश्यूज़ में। इसलिए उसको विरुलेंस फैक्टर्स ऐसे चाहिए जो उसको वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करे। इसीलिए एक तो ये कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड होता है जो फैगोसाइटोसिस से बचाता है उसको, फिर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं जो बैक्टीरिया के अटैचमेंट में सरफेस रेस्पिरेटरी सिलियरी एपिथेलियम पे जाके वो अटैच करते हैं, और वहाँ पे अटैच करने में इनको ये पिलाई हेल्प करते हैं, IgA प्रोटीएस हेल्प करते हैं, और मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड्स हेल्प करते हैं। IgA प्रोटीएस क्या करते हैं? वो म्यूकोजल सरफेस पे जो IgA होता है उसको लाइज कर देते हैं, तो वो उनके लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो ये पिलाई, IgA प्रोटीएस और मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ये सारे फैक्टर्स उसको अटैच करने में, रेस्पिरेटरी सिलियरी एपिथेलियम में अटैच करने में हेल्पफुल रहते हैं, और कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड उसको प्रोटेक्ट करता है फैगोसाइटोसिस के अगेंस्ट। तो अब नेज़ोफेरिंक्स से आया, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो निमोनिया वगैरह कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, अब वहाँ से ब्लड में जा सकता है। देखो 2 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, एक तो कैप्सूलर और एक नॉन कैप्सूलर, बराबर। तो जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स हैं ना, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करेंगे और वहाँ से ब्लड में जा सकते हैं, और ब्लड से फिर अलग अलग ऑर्गन्स में जा सकते हैं। दे कैन कॉज मेनिंजाइटिस, दे कैन कॉज लैरेंजो एपिग्लोटाइटिस, सुपुरेटिव लीजन्स, ठीक है। और जो नॉन कैप्सुलेटेड वेराइटी हैं वो नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स में रहते हैं, और वहाँ से आजू बाजू में डायरेक्ट स्प्रेड से जा सकते हैं, एंड दे कैन गो इनटू द ईयर्स एंड लीड टू ओटाइटिस मीडिया
दे कैन कॉज साइनोसाइटिस इन द नोज। सो जो कैप्सुलेटेड वेराइटीज़ हैं उनके इन्वेजिव इन्फेक्शन से वो बॉडी में अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, स्प्रेड हो सकता है। और जो नॉन कैप्सुलेटेड वेराइटीज़ हैं वो नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कौन से इन्फेक्शंस करता है? मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, लैरिंगोएपिग्लोटाइटिस, सुपोरेटिव लीजन्स, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस एक्सेट्रा। मतलब प्रीडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक और आसपास के एरियाज और मेनिंजाइटिस वगैरह भी, ठीक है। अब इसको डायग्नोस करना है तो क्या करेंगे? तो सैंपल डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन इन्वॉल्व सैंपल विल बी टेकन। CSF या ब्लड लेंगे मेनिंजाइटिस में, ठीक है। सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में ब्लड लेंगे। फिर कोई लोकल रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो स्पुटम लेंगे, पस लेंगे, सुपोरेटिव कंडीशंस में पस लेंगे। तो सैंपल विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्गन इन्वॉल्व। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के सैंपल को कभी रेफ्रिजरेट नहीं करते क्योंकि वो डेलिकेट है और वो दे कैन डाई ऑन रेफ्रिजरेशन ऑफ द स्पेसिमेन। इसीलिए वो स्पेसिमेन को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हैज़ टू बी डन एट रूम टेम्परेचर, नॉट अंडर रेफ्रिजरेशन। फिर सैंपल लैब में आता है तो उसको माइक्रोस्कोपी में करके देखते हैं तो उसमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दिखेंगे, प्लियोमॉर्फिज्म, फिलामेंटस फॉर्म्स और कोकोबैसिलरी फॉर्म्स कैन बी सीन। उसको कल्चर में ग्रो करेंगे तो यू कैन यूज़ ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लिवेंथाल अगार, फील्ड्स अगार। फिर एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं क्विलिंग टेस्ट। क्विलिंग टेस्ट में ऐसा होता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अगेंस्ट का एंटीबॉडी यानी कि एंटी सीरम वो डालते हैं स्लाइड में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ। तो बिकॉज ऑफ द कैप्सूलर एंटीबॉडी द कैप्सूल ऑफ द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा विल स्वेल। तो वो स्वोलन कैप्सूल दिखेगा उसका माइक्रोस्कोप में। तो दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन द माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज क्विलिंग टेस्ट। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म का स्लाइड पे लेके उसमें एंटी सीरा मिलाया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का, अगर उसकी कैप्सूल स्वेल हुई तो इसका मतलब ये कि वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। तो ये टेस्ट से उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को। दिस इज़ कॉल्ड क्विलिंग टेस्ट। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, को एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये सब कर सकते हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीजेंस। PCR कर सकते हैं। फिर प्रोफाइलैक्सिस में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए पहले प्यूरिफाइड प्रोटीन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स आते थे, फिर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स आने लगे। तो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स की एफिकेसी बेटर होती है। तो आज की तारीख में सेवरल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और बिकॉज ऑफ दैट द इंसिडेंस ऑफ H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस और H इन्फ्लुएंजा टाइप B इन्फेक्शंस हैज़ reduced significantly because of the vaccine। और ये जो PRP एंटीजन है इन्फ्लुएंजा टाइप B का, उस PRP एंटीजन पे बेस्ड वैक्सीन अवेलेबल होती है, anti-PRP एंटीबॉडीज़ वाली, and that gives protection to the host। तो generally hemophilus influenza infections are in children, small children and in elderly। स्मॉल चिल्ड्रन में अप टू 6 months जितने में उनको इन्फेक्शन नहीं होता बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडीज़ गिव देम प्रोटेक्शन। पर 6 months से 2 years तक के बच्चों में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनके केस में वैक्सीनेशन देना ज़रूरी हो जाता है। और आफ्टर 5 years ऑफ एज वो इन्फेक्शन कम हो जाता है, बाय दैट टाइम इम्यूनिटी आ जाती है। ट्रीटमेंट में सिफ्टाजिडीम, सिफोटैक्सिम आर यूजफुल ड्रग्स, एम्पिसिलिन, कोट्रिमोक्साजोल। फिर हेमोफिलस एजिप्टिकस है। हेमोफिलस एजिप्टिकस इज कॉच वीक्स बैसिलस। इट ऑल्सो कॉजेज ब्राज़ीलियन पुरपुरिक फीवर एंड पिंक आई। ये 2 कंडीशंस आर कॉज्ड बाय हेमोफिलस एजिप्टिकस, एक तो ब्राज़ीलियन पुरपुरिक फीवर और दूसरा पिंक आई। पिंक आई मतलब क्या? तो हाईली कंटेजियस कंजंक्टिवाइटिस, दैट इज नोन एज पिंक आई, and Haemophilus aegypticus causes pink eye,
It is also known as Koch-Weeks bacillus because based on the name of the scientist who worked on this organism. फिर हेमोफिलस डुक्रेई वो सॉफ्ट सोर करता है, सॉफ्ट सोर या शैंक्रोइड. शैंक्रोइड भी एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. हेमोफिलस डुक्रेई कॉजेज शैंक्रोइड और शैंक्रोइड इज एन STD. उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? माइक्रोस्कोप में वो बाइपोलर स्टेनिंग देता है, स्कूल ऑफ फिश जैसे दिखते हैं वो, या रेल रोड ट्रैक अपीरेंस, मतलब पैरेलल रोज ऑफ बैसिलाई आर सीन इन द माइक्रोस्कोप एंड दिस पैरेलल रोज दे लुक लाइक रेल रोड ट्रैक अपीरेंस. दे आर ऑल्सो नोन एज स्कूल ऑफ फिश अपीरेंस. और जब उसको ग्रो करते हैं तो ब्लड अगार पे ग्रो करेंगे, चॉकलेट अगार पे ग्रो करेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे तो इट कैन बी ग्रोन. तो हेमोफिलस डुक्रेई जो शैंक्रोइड करता है, शैंक्रोइड में लीजन क्या होता है? तो 5 to 7 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद एक पैप्यूल फॉर्मेशन होता है जेनिटलिया पे, और वो दैट पैप्यूल कैन अल्सरेट एंड दैट अल्सर इज़ पेनफुल एंड पर्सन कैन इन्फेक्ट सेल्फ बाय ऑटो इनोकुलेशन. तो इट कैन स्प्रेड इन द सेम पर्सन बाय ऑटो इनोकुलेशन. एंड ड्रग्स ऑफ चॉइस कोट्रिमोक्साजोल, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स. And Haemophilus ducreyi causes chancroid, which is a STD, sexually transmitted disease. अलग अलग हेमोफिलस स्पीसीज़ में V फैक्टर और X फैक्टर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. किसी को एक चाहिए, किसी को दोनों फैक्टर्स चाहिए. बाकी दूसरे कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे कि हेमोफिलस एफ्रोफिलस, हेमोफिलस पैरा एफ्रोफिलस, हेमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, ये सब एंडोकार्डाइटिस करते हैं, एंडोकार्डाइटिस. फिर एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियास है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहते हैं एज ए कमेंजल. उनको बोलते हैं हैकेक ग्रुप. वो माउथ में, ओरल कैविटी में रहते हैं एज ए कमेंजल, और वो फास्टिडियस बैक्टीरियास हैं. फास्टिडियस मतलब उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए. इस पूरे हैकेक ग्रुप को, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि वो एंडोकार्डाइटिस करते हैं और एंडोकार्डाइटिस करते हैं और उसके अलावा दूसरे भी इन्फेक्शंस करते हैं, ओटाइटिस मीडिया, कंजंक्टिवाइटिस, निमोनिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, UTI, वुंड इन्फेक्शन एक्सेट्रा. और हैकेक ग्रुप में कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो HACEK. H इज़ फॉर हेमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस एफ्रोफिलस एंड हेमोफिलस पैराफ्रोफिलस. A stands for Actinobacillus. C stands for Cardiobacterium hominis. E stands for Echinella corrodens and K stands for Kingella kingae. So HACEK, हैकेक ग्रुप, ये सारे बैक्टीरियाज अपने माउथ में होते हैं. दे लिव एज कमेंजल्स. दे आर फास्टिडियस बैक्टीरियाज and they can cause endocarditis, they can cause infection of heart valves एंड ब्लड कल्चर करेंगे तो वो आइडेंटिफाई होंगे. और क्योंकि वो फास्टिडियस है और वो इजीली ग्रो नहीं करते, इसलिए कई बार कल्चर में नेगेटिव आता है. सो हैकेक ग्रुप इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस. यानी कि एंडोकार्डाइटिस है पर कल्चर में ग्रोथ नहीं आया, तो इट इज़ पॉसिबल कि इट इज़ कॉज्ड बाय हैकेक ग्रुप. और ये सभी ड्रग रेजिस्टेंस है इनमें, इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज़ डिफ़िकल्ट. We end the session. We just revise a few points. Hemophilus genus में Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi, Haemophilus एफ्रोफिलस, पैरा एफ्लोफिलस, पैरा इन्फ्लुएंजा, ऐसे मल्टीपल स्पीसीज़ है. और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, सुपुरेटिव इन्फेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और X और V फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, और उसको ब्लड अगर चॉकलेट अगार पे ग्रो कर सकते हैं. और सैटेलाइटिज्म करके एक प्रोसेस है, उससे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वो मोस्ट कॉमन था वैक्सीनेशन इरा के पहले, पर अब हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B कम हो गया है और दूसरे सीरोटाइप्स यानी इन्फ्लुएंजा टाइप C, टाइप F और नॉन टाइपेबल स्ट्रेन, उनका इंसिडेंस बढ़ गया है. फिर हेमोफिलस डुक्रेई कॉजेज शैंक्रोइड. और ये हैकेक ग्रुप जिसमें HACEK 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से जो हमारे ओरल कैविटी में होते हैं और जो एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं. सो विद दिस वी एंड हेमोफिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज. थैंक यू.